नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। भाई, एक शेर याद आ रहा है मुझे। शेर का थोड़ा उस शेर की शक्ल मैंने बदल दी है। शेर कुछ यूं है, मुनव्वर राणा का शेर है। मुनव्वर राणा ने कहा था, किसी मुशायरे में कहा था कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी मां आई। लेकिन मैंने आज इस शेर को थोड़ा बदल दिया। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आया, और हम झारखंडियों के हिस्से में सिर्फ अंधेरा आया, सिर्फ धुआं आया। और सच यही है। आज बात इसी बात पर होगी कि हम झारखंडियों के किस्मत में क्या लिखा है। क्या हमारी किस्मत में, क्या हमारी नियति में, क्या हमारे नसीब में सिर्फ अंधेरा लिखा है, विस्थापन लिखा है, दर्द लिखा है? क्या लिखा है? आज इसी पर बात होगी और डंके के चोट पर होगी। हम झारखंडियों के नसीब में क्या है? अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? एक झारखंडी के तौर पर अगर मुझसे यह सवाल करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा भूख, गरीबी, काला और लाल पानी, विस्थापन, और सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है वो है धोखा। जब कोई कंपनी कहीं स्थापित होती है तो कहा जाता है कि विकास आएगा, रोजगार आएगा, सपने पूरे होंगे। पर होता क्या है? क्या वहां के लोगों को रोजगार मिलता है? क्या वहां के लोगों के सपने पूरे होते हैं? सिर्फ मिलता है तो प्रदूषण, अंधेरा, दर्द। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद मैं आगे की बातचीत करूंगा। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, लेकिन हम झारखंडियों के हिस्से में सिर्फ अंधेरा आया, सिर्फ धुआं आया। वैसे तो ये एक शेर था, पर हमने इसे तोड़ दिया, मरोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे हम झारखंडियों की किस्मत को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया। इस बैठक को देखिए। ये बैठक सरायकेला के कांड्रा में चल रही है। इस बैठक के पीछे लगा ये बैनर बता रहा है कि ये नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड से जुड़ी बैठक है। कांड्रा के रतनपुर में ही नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड स्थित है। अब कंपनी यहां अपना विस्तार करना चाहती है। विस्तार करने के लिए अब कंपनी को जमीन चाहिए। तो बस इसीलिए ये एक जनसुनवाई थी। कंपनी के साथ सरकारी अधिकारी भी थे। हमारे कुछ भी कहने से पहले आपका वहां मौजूद विस्थापितों और ग्रामीणों को सुनना जरूरी है, जिससे आप समझ जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनी के यहां स्थापित होने से हम झारखंडियों के हिस्से में क्या आता है। सबका नौकरी और मेरा दो गूंगा भाई है, लोगों का नौकरी नहीं मिला। इसी का कारण हम यहाँ बोल रहे हैं सर। हम नौकरी कर रहा है, मेरा भाई दो गूंगा, वो लोगों का लड़का है, लोगों क्या करेगा? जमीन लेके मिट्टी खाएगा वो लोगों। ठीक बात है। और भी कुछ कहना है? नहीं सर, मेरा वही है कि मेरा मकसद दो भाई को नौकरी हो जाए तो मेरा सब कुछ। भले हमारे यहाँ का खनिज पूरे भारत को रोशन करता है, लेकिन हमारे हिस्से सिर्फ अंधेरा आता है। न हमें रोजगार में प्राथमिकता मिलती है, न हमें जमीन का उचित मुआवजा मिलता है। हमें मिलता है प्रदूषण, हमें मिलता है अंधेरा, हमें मिलती है भूख, हमें मिलती है गरीबी। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर सारंडा के गोद में बसे लोगों की। सारंडा में छोटे बड़े न जाने कितने आयरन ओर की माइंस हैं, पर यहाँ के लोगों की किस्मत बस यही लाल पानी। यहाँ से अरबों का लौह अयस्क कंपनियों को मिलता है, पर यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को क्या मिलता है? न पीने का पानी है इनके पास, न इनके पास शिक्षा के लिए स्कूल है,
यहां तक कि सड़क भी नहीं। कुछ यही कहानी दामोदर नदी की भी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है दामोदर नदी। क्या हम झारखंडियों की किस्मत यही है? क्या हम ऐसे ही जीने को बने? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ अंधेरा रहेगा? गम्हरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए विजय साव के साथ किरीबुरु से करमवीर शर्मा की रिपोर्ट। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कड़वा बोल रहा हूं कि हम धुआं पीने को मजबूर हैं। कभी मौका मिले, कभी फुर्सत मिले तो एक बार झारखंड का दौरा करिएगा, खास करके उन क्षेत्रों का जहां पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हैं। जैसे कभी फुर्सत मिले तो बोकारो जाइए, कभी फुर्सत मिले तो धनबाद जाइए, फुर्सत मिले तो घाटशिला जाइए, फुर्सत मिले तो चाईबासा जाइए, फुर्सत मिले तो सारंडा जाइए, फुर्सत मिले तो इन तमाम जगहों का एक बार दौरा कीजिए। आप धनबाद जाएंगे तो धनबाद जाने पर आपको क्या दिखेगा? धनबाद जाएंगे तो आपको सिर्फ कोयले की खदानें दिखेंगी, लेकिन साथ साथ में क्या दिखेगा? लोगों के फेफड़ों में कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स। लोगों के पास रहने को घर नहीं, सिर्फ विस्थापन। आज भी सिर्फ विस्थापन का दर्द। आप बोकारो जाएंगे, आज भी विस्थापन का दर्द। आप देखेंगे उन कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो वहां के स्थानीय लोग नहीं है। आप देखेंगे कि वहां काम चलता है, लेकिन क्या वहां से जो धुआं छोड़ा जाता है उस धुएं का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है? क्या वो जो धुआं निकल रहा है वो पर्यावरण के लिए सही है? आपको फुर्सत मिले कभी चले जाइए सारंडा, आप देखेंगे इतने सारे लौह अयस्क के खदान है वहां पर। वो लोहा जो पूरे भारत को मजबूत करता है, पर वहां के लोगों को क्या मिलता है? पीने को लाल पानी, चूहे का पानी पीते हैं वो। ये स्थिति है। पढ़ने को स्कूल नहीं है वहां पर, सड़क नहीं है। जो बुनियादी सुविधा है आज तक वो यही है। शर्म तो इस बात पर आती है कि आजादी के इतने साल के बाद 75 साल आपने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, फिर भी आज हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा पर बहस कर रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जल, जंगल, जमीन की इस धरती में अगर पीने का पानी नहीं है तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? हमने आपको गम्हरिया की वो तस्वीर दिखाई जहां पर जनसुनवाई लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि नीलांचल स्टील स्पंज आयरन जो है वो एक्सटेंशन करना चाहती है, उसे जमीन चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक जनसुनवाई हुई, लेकिन आज तक जहां वो है, जहां ये नीलांचल पावर, जहां ये नीलांचल स्पंज आयरन है, वहां के लोगों को क्या मिला है? कभी वहां के लोगों से जाके पूछिए। कांड्रा में ये कंपनी है, कितने कांड्रा के लोगों को वहां रोजगार मिला है? कितने लोगों को मुआवजा मिला है? नीलांचल की तरफ से जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, क्या वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद निकलता है? कितनी बार जांच होती है इसकी? मेरे साथ मेरा पूरा पैनल मौजूद है। मेरे साथ मेरे सरायकेला सहयोगी सुनील हैं, उनके साथ उस गांव के लोग मौजूद हैं। सुनील के साथ हमारे गम्हरिया के सहयोगी विजय साव मौजूद हैं। मेरे साथ न्यूज़ 11 भारत के एसोसिएट एडिटर अमित सिंह साहब मौजूद हैं, और मेरे साथ दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य प्रकाश साहब भी मौजूद हैं। मैं सभी का स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं एक बार सुनील के पास आ रहा हूं। सुनील, जहां आप खड़े हैं वहां काफी लोगों को मैं देख रहा हूं, उनसे एक ही सवाल पूछ लीजिए, सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए कि भाई जहां वो रहते हैं कांड्रा, नीलांचल स्पंज आयरन से उन लोगों को अब तक क्या मिला? प्रदूषण, भूख, खेतों की उर्वरता कम हो गई, यही मिला है ना? पूछ लीजिए एक बार। जी बिल्कुल। एक बार गांव के जो लोग हैं, जो गांव के रहने वाला, आप आइए, आगे आइए। एक बात हमको बताइए कि आपको आज तक नीलांचल कंपनी जो है, कैमरे के सामने देखिए और यहीं पर रहिए, और ये बताइए कि आपको आज तक नीलांचल कंपनी में आप लोग की ज़मीनें गई हैं, नीलांचल कंपनी के द्वारा अभी तक आप लोगों को क्या मुआवजे के तौर पे मिला है, बताइए। नीलांचल कंपनी जिस समय स्थापित हुआ, प्रबंधन ने जमींदाताओं को आश्वासन दिया कि जो भी जमींदाता के परिवार के सदस्य होंगे, आप लोग
को 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन आज तक जो आश्वासन दिया उस जमींदाताओं के बीच में 50% का भी एम्प्लॉयमेंट नहीं किया गया है। और बाकी जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो नया नया कंपनी की कानून नियम बताते हैं जो आज तक इन लोगों का 100% जो आश्वासन दिया था और 50% से भी कम का एम्प्लॉयमेंट हुआ है। आज मैनेजमेंट दावा कर रही है कि हम यहाँ 100% एम्प्लॉयमेंट दी है। यहाँ के लोगों का जो 100% की बात है, 60-70% जो आउटसाइडर है, जो जमींदाता नहीं है, 70% बिना जमींदाताओं का अपॉइंटमेंट हुआ। जो जमीन आपके पास बची है वो यहाँ के प्रदूषण ने उस जमीन को खा गया है। यहाँ की गंदे पानी और केमिकल युक्त पानी और जो यहाँ के धुएं हैं वो आपके गांवों को भी प्रभावित कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये कंपनी की जो प्रदूषण संबंधित जो इस इर्द गिर्द गांव में जो प्रभावित हुआ है, जो केमिकल वातावरण के साथ जो डस्ट उड़ती है, उस डस्ट में अगल बगल जो भी बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हुआ, आंख की सूजन हुआ, सांस की तकलीफ हुआ, चर्म रोग हुआ, तरह तरह की, ये आपको देखने को मिलेगी। आप अगर विश्वास नहीं करते हैं तो अगल बगल जो भी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दायरे के बीच में जो गांव आती है, आप वहां वास्तविकता जा करके आप उन गांव के ग्रामीणों से आपको ये समस्या मिल सकती है। दूसरी है जहां जल की प्रदूषण, यहाँ केमिकल जो कंपनी के परिसर के अंदर जो पानी निकालती है वो सीधे जो अगल बगल जो जमीन बची है और उस जमीन में सीधे आपका डस्ट का या केमिकल जो पानी है वो सीधे रैयती किसानों के बीच के जमीन पर जाती है। जो अभी जो उपजाऊ हो रहा था वो उपजाऊ 20% उपजाऊ हो रही है। सेकंड, पानी भी दूषित हो चुकी है। दूसरी बात है, ये हमारा बगल में एक नाला है जो नदी के बराबर, वो गांव के उपयोगी के लिए एक मात्र नाला है जो अभी उस नाले में यहाँ नीलाचल कंपनी प्रबंधन के द्वारा और बगल में एक आधुनिक कंपनी जो अमलगाम के नाम से अभी जो चला रही है, वो दोनों कंपनी के प्रबंधन के द्वारा अभी इस नाले में जो पानी बह रही है, पहले माने छूने तक का पानी नहीं हुआ है। दूसरी बात है, गांव के लोगों का सर्वप्रथम उस नाले के पानी से वहां का पीने का प्रयोग भी करते थे और नहाने, सिंचाई का जो भी कृषि जो उत्पादन करते हैं, वो एकमात्र नाला है जो अभी 100% माने संपूर्ण प्रभावित हो चुका है। और उस जो नाला में जहां एक साफ सुथरा था, सुनील, अभी इतना इतनी अच्छी बातें ये कह रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं जो हर झारखंडी को कहनी चाहिए। आसपास के जितने लोग हैं उनको ये आवाज उठानी चाहिए कि वो जो धुआं ये सांस में ले रहे हैं, असल में वो जहर ले रहे हैं। वो जो पानी वो पी रहे हैं, कभी उन्हें तो पता भी नहीं होगा इन ग्रामीणों को बेचारे को कि वो जो पार्टिकुलेट मैटर जो उस पानी में है वो कितना खतरनाक है। अमित मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार सत्यप्रकाश जी के पास आ रहा हूं। सत्यप्रकाश जी, एनजीटी नाम की एक संस्था होती है, एनजीटी नाम की एक जगह होती है। एनजीटी को इन सब मामलों के लिए ही संज्ञान लेने के लिए बनाया गया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी को जामवंत जी ने उन शक्तियां याद दिलाई थी कि हे प्रभु, आप उड़ सकते हैं, समुंदर पार करके आप सीता माता का स्थिति का जायजा ले सकते हैं, जाके पता कर सकते हैं। तो शायद एनजीटी के सामने मुझे हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि एनजीटी प्रभु, आपकी शक्तियां निहित है इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए।
अगर आप इन सब पर संज्ञान नहीं लेंगे तो कौन लेगा प्रभु? सत्य प्रकाश जी, जो ये सब्जेक्ट चुना है, ये मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ और आपके न्यूज चैनल से। झारखंड की इतनी बड़ी समस्या है, मैं पिछले 12-13 वर्षों से लगातार स्ट्रगल कर रहा हूँ झारखंड में पॉल्यूशन के लिए। आप लोगों ने बहुत सारी खबरें चलाई, आपको याद होगा कि हजारीबाग एनटीपीसी के खिलाफ मैं अकेला लड़ा वहां पे, और मैं एनजीटी तक लेके आया कन्वेयर बेल्ट निर्माण के लिए उनको आदेश। झारखंड की जो जनता है वो इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन एक ऐसी सब्जेक्ट हो चुकी है स्टेट में कि जनता की जब सरकारें सुनती नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे काम करती नहीं। ये जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी पिछले 2-3 वर्षों में जो गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए हैं, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, वो केवल और केवल पावर प्लांट और केवल माइनिंग एंड मिनरल की एक्सप्लॉयटेशन करने वाली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट की जा रही है। क्या झारखंड में टूरिज्म को नहीं डेवलप किया जा सकता? क्या झारखंड में मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर बनाने के लिए नहीं बोला जा सकता? उत्तराखंड हमारे साथ है। उत्तराखंड में क्या है, आप देखिए माइनिंग कितनी हो रही है उत्तराखंड में। झारखंड में देखिए हमारे पास मिनरल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इनहेबिटेंट है उसको हटा दो। आप पब्लिक को हटा के माइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। आप आयरन और करने वाली कंपनी को आप वहां पे लाइसेंस दे रहे हैं। आप जो आपकी जनसंख्या ये प्रभावित हो रही है, गांव के गांव आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। और रही बात एनजीटी की, आपने बात कही कि एनजीटी जो है हनुमान की भूमिका में है। जब तक एनजीटी के संज्ञान में ऐसे मामले नहीं आते, एनजीटी कोई भी एक्शन नहीं लेती। और जो वहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो खुद एक एनजीटी को एक लेटर लिखे और इनको अगर कोई परेशानी होती है, एनजीटी में उनके पिटीशन नहीं करते हैं, तो मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा। और मैं एनजीटी के लगातार कई मामले कर रहा हूँ जो झारखंड से रिलेटेड है, मैंने ऑर्डर करवाए, वो संपर्क कर सकते हैं मेरे से। और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे तथ्य को लेकर, क्योंकि 2004 में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने ये बोला था कि 1700 लोगों को रोजगार देगी कंपनी। जो एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ, जो एमओयू हुई है इस कंपनी के साथ, तो कितने लोगों को रोजगार वहां पे मिली। और एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करें, आप मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करें, आप लोगों को रिहेबिलिटेट करें। जो वेस्टेज है, जो ई वेस्ट है, जो डस्ट मिलती है वहां की, इसके लिए प्रॉपर एनजीटी ने बकायदा नॉर्म्स बनाए हुए, गाइडलाइंस है कि आप हाईवे से कितनी दूरी होगी, मंदिर से कितनी दूरी होगी, स्कूल से कितनी दूरी होगी। वो गाइडलाइन झारखंड में बहुत अधिक वायलेशन है। मैं तो एक जगह जा चुका हूँ। मैं बिल्कुल बहुत पॉइंट वाली बात आपने कही है, बहुत पॉइंट वाली बात कही आपने सत्य प्रकाश जी। अमित जी, अब देखिए इन तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, अब एक बार अमित जी बताइए जो वस्तु स्थिति है झारखंड की। झारखंड, अभिषेक जी मैं बता दूं, जल जंगल जमीन इन 3 चीजों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध भी है। लेकिन आज यह स्थिति है कि झारखंड के 17 जिलों में प्रदूषण की वजह से लोगों की औसतन आयु 5 वर्ष कम हो गई है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह शिकागो यूनिवर्सिटी की शोध रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह मतलब झारखंड के लोगों की 5 साल उम्र कम हो 5 गई। साल उम्र कम हो गई। भाई झारखंड के लोग इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। 17 जिले, झारखंड के 17 जिलों में सबसे ज्यादा यह प्रभावित है जहां माइंस एरिया, जहां सबसे ज्यादा धूलकण, मोटे धूलकण जो वायु में मिलके उड़ते हैं, वो गोड्डा, पाकुड़, पार्टिकुलेट मैटर की बात। हाँ, पार्टिकुलेट मैटर की बात मैं कर रहा हूँ। गोड्डा, पाकुड़, चाईबासा, किरीबुरू, जहां की आप बात कर रहे थे, मतलब ये स्थिति यह है कि वहां आप सांस लेना भी दुभर हो गया। 30% लोग 17 जिलों में सांस के रोग से प्रभावित है, मतलब बीमार हैं, उनको लंग्स कैंसर तक वो लोग पहुंच पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पार्टिकुलर मैटर 10 पीएम होना चाहिए हवा में, जिससे आदमी आराम से सांस ले सकता है। झारखंड के 3 ऐसे जिले हैं, सबसे ज्यादा धनबाद, जहां 240 पार्टिकुलर मैटर मिलते हैं औसतन हवा में। ये झरिया वगैरह जो क्षेत्र हैं 400 तक पहुंच गया है। कांड्रा, किरीबुरू, यहां भी जो बड़ी गाड़ियां चलती है, माइंस एरिया में ब्लास्ट होते हैं, वहां जो धूलकण उड़ता है वो 200-250 तक पीएम चला गया, मतलब सांस लेना वहां दुभर। ये हो गई हवा की बात।
अब मैं आता हूं पानी पर। इन जो औद्योगिकरण हो रहा है झारखंड में, यह रोजगार भी दे रहा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके पीछे का पहलू मैं बता दे रहा हूं। ये जो कारखानों से धुआं, कारखानों से जो केमिकल युक्त पानी निकल रहे हैं, ये तालाब, आसपास के नदी, भूजल को भी प्रदूषित कर रहे हैं। मतलब आपको मैं बता दूं कि नहाने लायक भी अब यहाँ झारखंड में कई औद्योगिक, जैसे धनबाद है, बोकारो है, पश्चिमी सिंहभूम के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप पानी लाल देख रहे थे, वो पानी नहाने लायक नहीं है। तो सोचिए कि वहां के लोग उसको पी कैसे रहे, और पी रहे हैं तो जिंदा कैसे हैं। मतलब ये तो झारखंडियों के अंदर का ये जावड़पन है कि वो जिंदा है, जावड़पन है कि वो जिंदा है। देश में सबसे अधिक सल्फर से प्रदूषित शहर वो जमशेदपुर है, देश में सबसे अधिक, जहां पे मतलब 30 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। यह बहुत ही गंभीर विषय है। नाइट्रेट ऑक्सीजन का भी वही हाल है। पार्टिकुलर मैटर मैंने आपको बता ही दिया। अब आइए धनबाद, जो एक क्षेत्र है जहां झरिया है, धनबाद के अंदर में झरिया है, वह ऐसे पायदान पर पहुंच गया है कि मतलब वहां अब मतलब लंग्स कैंसर, जैसे 100% सांस बीमारी वाले जाते हैं, उसमें लंग्स से संक्रमित 50 से 60 लोग पहुंचते हैं। 100 में 50 से 60 लंग से संक्रमित पहुंचते हैं। स्थिति यह है। इतना ही नहीं, पानी पीने से पेट की बीमारी, आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक की मात्रा, भूगर्भ जल ऐसी प्रदूषित हो रहा है। अच्छा, तो इन सब को देखने के लिए कौन है अमित जी? मतलब मैं एक जनरल सा सवाल मेरे अंदर ये उठ रहा है कि भाई ये सब देखेगा कौन? ये तो सिस्टम बना हुआ है झारखंड में। पॉल्यूशन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है, इन्हीं का काम है। जिले के उपायुक्त का काम है। पेयजल स्वच्छता विभाग भी, भूगर्भ जल निदेशालय है, वो भी ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट रखता है। पानी की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब पीने लायक लगभग 14 जिलों में ग्राउंड वाटर पीने लायक नहीं रहा। वहां फ्लोराइड और आयरन की मात्रा इतनी है कि लोगों का शरीर में मतलब आप देखिए ना, अभी वहां के लोगों से, मैं कांड्रा के लोगों से जुड़े हुआ हूं। कांड्रा से सुनील हमारे साथ हैं। सुनील, आप मतलब वहां के लोगों के साथ हैं, वहां के लोगों से पूछिए कि ये जो कंपनी है, क्या ये कंपनी अपना जो बाई प्रोडक्ट छोड़ती है, चाहे वो धुआं है, चाहे वो पानी है कंपनी के अंदर का, बाकी जो चीजें हैं, तो वो क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ छोड़ती है? मतलब वहां के लोगों को क्या इसका कुछ साइड इफेक्ट नजर आ रहा है? सांस लेने में समस्या, आंखों में जलन, पीने के पानी की दिक्कत, इस तरीके की चीजें वहां हो रही है क्या? थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूं, मैं उनसे बात कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, जल निरीक्षण केंद्र भी है, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, इन विभागों में अगर आप जाइए तो बड़े बाबू 4-4 जिलों के प्रभार लिए बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें कहना है कि हमको 4-4 जिलों का प्रभार दिया गया है, हम एक जगह रखकर क्या देख पाएंगे? कुछ नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये लोग मनमानी करते हैं। और अगर उनके पास इनकी शिकायत लेकर के जाइए तो मैं आपको बता दूं, हमारी टीम आई थी और जब उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में गया, यहाँ आदितपुर में है, वहाँ की स्थिति देख करके और वहाँ के ऑफिसरों की जो बात थी, पदाधिकारियों की जो बात थी, वो अगर आपको मैं शेयर करूंगा तो शायद सोच में पड़ जाए कि आखिर ये पदाधिकारियों की बात ऐसे कैसे निकल रही है। सीधे तौर पर पदाधिकारियों का कहना था कि ये पदाधिकारी यहाँ से बिल्कुल एक जिला में नहीं रहते हैं सर, ये तो अगले दूसरे जिले में चले गए हैं, कब आएंगे इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो यहाँ के बारे में वो क्या देखा जाएगा और क्या करेंगे हमें नहीं मालूम, पदाधिकारी बोलते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यहाँ अगल बगल पेड़ पौधे हैं, बारिश भी हुई है, लेकिन अगर मैं पेड़ पौधों की स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं, छू दूं तो पूरे हाथ काले हो जाएंगे। यहाँ के पेड़ पौधे देखिए, दिखेंगे नहीं आपको, लाइट बराबर है लेकिन आपको ये पेड़ पौधे दिखेंगे नहीं, इतने काले हो चुके हैं कि ये दिखेंगे नहीं आपको ये पेड़ पौधे। और दूसरी बात रही पानी की, तो पानी की उन्होंने सही कहा कि यहाँ का ये जो जल विभाग है, अगर वो विभाग यहाँ पे सक्रिय हो जाए या फिर यहाँ की जो स्थिति है, गांव की स्थिति वो देखना शुरू कर दे, शायद कुछ यहाँ की स्थिति में सुधार हो। लेकिन कोई भी विभाग यहाँ आने के लिए कतराता है क्या? इन बड़े बड़े कंपनियों के, आप देख सकते हैं कंपनी के ठीक गेट के सामने है। अभी कुछ गार्ड आए थे, साइड में खड़े थे, उन्होंने कहा कि हम
हमें यहाँ पे मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा भाई हम लोग अपना खबर बना रहे हैं और जो आप एक कंपनी का जो कर्म है और जो क्रियाकलाप है मजदूरों के प्रति जो है गाँव के प्रति, हम उसका निदान के लिए बैठे हैं। अगर आप लोग कंपनी के द्वारा इतने गांव में गंदगी फैलाएंगे तो हमें तो यहाँ से लाइव करना ही पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा। फिलहाल आप गांव के बारे में बात कर रहे हैं, हम गांव के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस गांव में अगर सचमुच हम कैमरा लेके अगर जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाएं सामने आएगी। एक एक गांव के 70% लोग अपंग है, किसी को आंख की बीमारी है, किसी को फेफड़े की बीमारी है, सांस की बीमारी है, चर्म रोग से पीड़ित हैं पूरे गांव के लोग। इस स्थिति को अगर दिखाया जाए तो शायद यहाँ के पदाधिकारियों के आंख खुले, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है पदाधिकारियों के, क्योंकि इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि इन्हें यहाँ के आम लोगों का दर्द से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है पूंजीपतियों के बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ठोकने से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ना सुनील मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि आज से कुछ दिन पहले हमने चंदुका मिनरल्स और केमिकल्स की कहानी दिखाई थी। क्या हुआ उस मामले में भी, क्या हुआ मुझे बताइए, क्या हुआ? सरायकेला प्रशासन ने क्या किया उस मामले में भी? लिपापोती हो गई पूरे मामले की। आप देख लीजिए कि उस मामले में उस कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी, उस कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। अभी भी उस कंपनी के अंदर काम चल रहा है, पॉल्यूशन और मजदूरों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ चल रहा है, लेकिन हुआ क्या उसमें? कुछ नहीं हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, उसके बाद हम आपको कई और तस्वीरें दिखाएंगे, कई और बातचीत होगी, ग्रामीणों से भी बातचीत होगी, अमित जी भी कई आंकड़े आपको बताएंगे जो आपको डराएंगे, जो झारखंड सरकार को जगाएंगे, भारत सरकार को जगाएंगे, झारखंड के लोगों को जगाएंगे। सत्य प्रकाश जी से भी बातचीत होगी, तमाम लोगों से बातचीत होगी, कुछ समाज सेवियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो भाई देखिए बात कड़वी है, लेकिन जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह भी रहा हूं कि भाई हम झारखंडियों की किस्मत में, नसीब में बस यही लिखा हुआ है, वो है धुआं, गंदा पानी, चाहे काला पानी चाहे लाल पानी। मेरे साथ दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, भाई इसी किस्मत के साथ हमें जीना पड़ेगा, या कोई बदलाव की कोई बयार हो सकती है, और उस बदलाव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे अधिकार क्या कहते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है सत्य प्रकाश जी अब तक? सत्य प्रकाश जी मेरी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? शायद सत्य प्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सत्य प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद सत्य प्रकाश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं अमित जी तक तो जरूर पहुंच सक रहा हूं। अमित जी, भाई आंकड़े तो देखिए बहुत डराने वाले हैं, लेकिन उन डरावने आंकड़ों के बीच क्या उम्मीद की कोई किरण नजर आती है? उम्मीद तो हर जगह है भारती जी। मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जिस आज प्रदूषण की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि तालाब के पानी, कुएं के पानी, नदी के पानी में ई कोली बैक्टीरिया मिलता है, वो पाया जाता है। हर पानी में होता है, वो हर जगह के, उसका मतलब मात्रा होना चाहिए 100 मिलीमीटर पानी में 90 एमपीएन। यह झारखंड के कई नदी नालों में बढ़कर 2500 तक चला गया है। मतलब ये जो लाल पानी आप देख रहे हैं, इसे डायरेक्ट पी भी नहीं सकते हैं आप। आंख पे इसको मारिएगा तो आंख आपका लहरन देने लगेगा, मतलब जलन आने लगेगी उसमें। अच्छा, इन्फेक्शन हो सकता है आंख में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है वो 5 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहाँ के पानी में मतलब 2 मिलीग्राम से भी कम ऑक्सीजन पाया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है औद्योगिक
जो कचरे आते हैं उसमें तालाब में, औद्योगिक नदियों, औद्योगिक कारखानों के किनारे जो आसपास के क्षेत्र में नदी नाले तालाब हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई है कि अब मछलियों का जीना दूभर हो गया है। आम लोगों की बात छोड़िए। उसके बाद देखिए, आप इस सारंडा क्षेत्र की बात कर रहे थे, आप हाथी चौक है वहां, हाथी चौक के आसपास आप देखिएगा कि वहां के सारे पेड़ और बहुत दूर तक जो उड़ीसा की तरफ जो सड़कें निकलती हैं, वो पूरा क्षेत्र जो है लाल हो गया। अच्छा, आप देखिए, ये आपने सारंडा की बात की है। सारंडा से ही हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, सारंडा के ही रहने वाले हैं, संतोष प्रसाद जी जी, उस क्षेत्र में काफी एक्टिव हैं। संतोष प्रसाद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जी सर, धन्यवाद। संतोष प्रसाद जी, मैं अभी सारंडा जाकर के आया और सारंडा जाने के बाद मुझे पूरे क्षेत्र में एक ही चीज नजर आई, वो है सिर्फ लाल रंग, एकदम सुर्ख लाल रंग। ऐसा लाल रंग, जो लाल रंग लहू का होता है, जो लाल रंग लोहे के आयरन ओर का होता है, ठीक है। इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। मतलब मैंने लोगों की किस्मत में देखा, न सड़क है, न पानी है, शुद्ध पानी है, बस सिर्फ लाल रंग है। तो क्या इसी किस्मत के साथ जीने को मजबूर हैं लोग? हम लोग ये आज से नहीं सर, करीबन 50 साल से यही हम लोग देख रहे हैं। और अधिकारीगण जितने भी आते हैं, मेघालय में रुकते हैं, खाते पीते हैं और वहीं से रिपोर्ट बना के चले जाते हैं। इसके एवज में हमने डेवलपमेंट के लिए आरटीआई भी किया था। तो ये लोग क्या किए हैं, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में करीबन 24 करोड़ रुपया वापस कर दिए हैं। अच्छा। जबकि आप ऊपर नीचे की ओर गए थे और आप यही ऊपर की ओर भी आते तो सड़क, पानी, बिजली का बहुत बुरी स्थिति है। और अगर आप कहीं भी जाते हैं या कुछ भी, जैसे जन सुनवाई हो रही है, तो उसमें भी सब कुछ सेटिंग गेटिंग होके वो पास हो जाता है। सबसे बड़ी बात संतोष जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो कंपनियां वहां पर झारखंड का सीना चीर करके लोहा निकाल रही हैं, तो भाई उन कंपनियों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती होगी, कोई एमएफटी फंड, बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत सारे प्रावधान होते हैं। तो क्या सब कुछ खत्म, कोई देखने वाला नहीं है? सीएसआर के तहत यहाँ पैसा जो आता है भारत सरकार से चाहे झारखंड सरकार से, वो पैसा भी यहाँ नाम मात्र ही खर्चा होता है। इवन बहुत ऐसा जगह है, आप तो अंदर गए थे, आप देखे भी होंगे रोड, इससे पहले भी वो 67-68 करोड़ रुपया का रोड बना था, वो भी माने लिपापोती हो गया। अब पानी की स्थिति सर, उसके चलते अभी किरीबुरू और अगल बगल एरिया में, किरीबुरू में खास करके किडनी, चर्म रोग आदि इतना हो रहा है कि आप बोल नहीं सकते हैं। चलिए संतोष जी, बिल्कुल, मतलब सोच करके आश्चर्य होता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। अमित जी, देखिए, ये वहां के शख्स हैं जो उस क्षेत्र में एक्टिव हैं, वो बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं भारती जी कि किरीबुरू, कांड्रा, बड़ा जामदा, गोवा माइंस, जो भी ये क्षेत्र है, मतलब वहां पर स्थिति यह है कि आप सुने होंगे कि गाड़ी के चपेट में आने से लोग मरते हैं, लेकिन यहाँ वायु प्रदूषण की चपेट में आने से हर साल 100 से 150 लोगों की मौत होती है। बड़ा जामदा एक पंचायत है, पिछले महीने 15 से 20 लोग वायु प्रदूषण के चपेट में आने से मर गए। मतलब उनके सांस ले रहे हैं, लंग्स में वो जाकर के आयरन ओर का जो कण है वो बैठ जा रहा है, वो एक तरह से उनका लंग्स फेल हो जा रहा है। स्थिति अब ये आ गई है वायु प्रदूषण की। मैं आपको पानी की बात बता दूं कि सारंडा क्षेत्र में ज्यादातर नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। जो कभी कलकल झरने की तरह बहती नदियां आकर्षण का केंद्र होती थी, आज उन नदियों के आसपास जाने से लोग डरते हैं। बड़े कारखाने के नजदीक से गुजरने वाली जो छोटी नदियां हैं, तालाब हैं, उनको देखा जा सकता है, उसमें केमिकल ऊपर आपको तैरता हुआ दिखेगा। मतलब स्थिति बहुत भयावह है, प्रदूषण की डरावनी स्थिति है। अगर इस पे तत्काल किसी तरह का उपाय नहीं किया गया, झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पेयजल स्वच्छता विभाग, भूगर्भ जल निदेशालय, जल संसाधन विभाग सामूहिक रूप से अगर सभी लोग नहीं जुड़े, तो आने वाले 5 वर्षों में जिस झारखंड को जल जंगल जमीन के लिए लोग जानते हैं, आने वाले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा प्रदूषित राज्य के रूप में इसे जाना जाने लगेगा। सुनील, आपके साथ तो वहां के लोग मौजूद हैं, आपके साथ तो वहां के आपके सहयोगी विजय साहू मौजूद हैं जो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो लोग क्या फील कर रहे हैं, मतलब उन्हें क्या लगता है कि इसका उपाय क्या है, क्या उन्हें क्या चाहिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, छोटी ही बात मैं करूंगा और समय भी हमारे पास कमी है, इतने में बहुत ही एक गौर करने वाली बात मैं आपको बता दूं।
हम ठीक कंपनी गेट के सामने खड़े हैं, नीलांचल कंपनी गेट के सामने खड़े हैं। आपने देखा होगा कई लोग निकला और कई लोगों ने अंदर घुसा, और अभी अभी जब हमारा ब्रेक चल रहा था तो इन लोगों ने थाने को फोन करके थाने का बटालियन को पूरा बुला लिया था। अभी थाने का 2 जीप आया, जब देखा कि न्यूज 11 का लाइव है तो फिर उल्टे पांव भागा। जैसे कैमरा पर्सन हमारे कैमरा मूव करने के लिए चाहे कि उनका एक शॉट निकाल लेते हैं, उन्होंने 5 सेकंड की भी देरी नहीं की और यहाँ से चल दिए। चलिए, ये तो हो गई इनकी अपनी बात कि हाँ अपने सेफ्टी के लिए भाई कहीं से कुछ तो हो तो नहीं रहा, इसलिए प्रशासन को बुला लिए होंगे। अब रही बात, एक कंपनियां खुलती है, कंपनी खुलने के पहले न जाने कितने दावे हुए होंगे और कितने वादे हुए होंगे कि यहाँ के गांव को हम शिक्षित बनाएंगे, गांव को स्वच्छ पानी देंगे, गांव को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन ये कंपनी बनने के बाद ठीक उल्टा हो गया। लोगों को रोजगार तो मिला, और वैसे लोगों को रोजगार मिला, उन्हीं लोगों से पूछिए कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। ठेकेदारी में काम करते हैं यहाँ के लोग का बस एक ही कहना है। एक सबसे पहले मैं हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, गांव जाते रहते हैं, उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या देखते हैं आप गांव में जब जाते हैं तो? विजय जी, जब मैं गांव जाता हूं तो गांव की जो स्थिति देखते हैं, जितने भी पेड़ पौधा है सब काला काला हो गया है। हर चाहे वो नाले के पानी को देखिए, चाहे वो तालाब के पानी को देखिए। सबसे बड़ी बात, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि आज न्यूज 11 भारत का कैमरा इस जन सुनवाई में जो देखा, आपको क्या बताऊं कि एक बूढ़ी मां जिनका पति गुजरे हुए 2-3 साल हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे की सर्विस के लिए कंपनी के पास गुहार लगा करके थक गया, लेकिन इसके बावजूद उनके बच्चे को आज तक नौकरी नहीं रखा गया। उनकी सारी जमीन कंपनी के अंदर चला गया। और दूसरा, हमने एक सज्जन को देखा जो संतोष प्रमाणिक जिनका नाम है, उनके 2 भाई दोनों मुख बधिर है और गूंगा, जिन्हें मैंने आपको क्या बताऊं कि 2005 से ये कंपनी चालू है। 2005 से इन्होंने अपने दोनों भाई के रोजगार के लिए कंपनी के पास गुहार लगा करके थक गया, लेकिन कंपनी प्रबंधक जो है वो उनकी बात को हम उनसे ही बात करते हैं। एक बार विजय जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपकी जमीन यहाँ पे गई है, क्या नाम हुआ? मेरा संतोष प्रामाणिक मेरा नाम। आपके 2 बच्चे मुख बाधिर हैं? हाँ, 2 भाई है मेरा। भाई हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहें, कंपनी ने क्या किया आपके साथ? मेरा नौकरी होने से ठीक रहता है सर, हमका तो हो गया, मेरा भाई लोगों भी दोनों का होने से ठीक रहता है। जमीन भी चली गई आपकी? आपका जमीन भी हम लोगों के एक पार गया, और वो लोगों गूंगा भाई है, बोलने वाला तो कोई नहीं है। अगर बोलने वाला था तो इतना दिन तो मेरा नौकरी हो जाता। बोलिए, गाँव वाला अगर ठीक होता तो नहीं हो जाता। गांव में आप लोग जो जीते हैं वहाँ पोल्यूशन का क्या हाल है, प्रदूषण का क्या हाल है बताइए? प्रदूषण का ही है, गाछ पेड़ पूरा सब कुछ गंदा हाल लोगों को। खेती बाड़ी में भी सब कुछ, नदी नाले सब, नदी नाला पानी वानी सब कुछ खराब निकलता है। क्या करेंगे, अभी देख के तो फंसे हैं हम लोगों भी। एक बात मैं और बात करना चाहूंगा कि एक स्थानीय नेता हैं, काफी मतलब कि यहाँ के लोगों के बारे में ध्यान रखते हैं और काफी मतलब यहाँ सजग रहते हैं, कांग्रेस के नेता हैं राजू प्रकाश जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने क्षेत्र में आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, इस कंपनी की या फिर यहाँ और भी कंपनियां हैं और जो प्रदूषण फैला रही हैं या फिर तमाम तरह की जो भी मतलब यहाँ से गंदगी आती है कि धुएं निकलते हैं, उसे आप आसपास के गाँव में आप क्या देखते हैं? अभी तो काफी कैंप भी लगाते हैं चिकित्सक संबंधी, चिकित्सा संबंधी। आपके माध्यम से मैं आज सबसे पहले सरकार से मांग करता हूं कि नीलांचल और अमलगम कंपनी जो है, इसके पूरे सराउंडिंग में यदि मेडिकल टीम आए और घर घर जाकर अगर मेडिकल कैंप हो और उनकी जांच हो, तो मैं अपना दावा के साथ बोलता हूं कि 40 से 50% लोग जो होंगे वो सांस के बीमारी से त्रस्त होंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये पॉल्यूशन के कारण अभी क्षेत्र में थैलेसीमिया का पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे एपिलेप्टिक एनीमिया के पेशेंट बढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड जो बनता है, सिंपल सी भाषा में जो मशीन हमारे बॉडी में ब्लड बनाती है वो मशीन को डैमेज कर दिया जाता है। इसके क्या कारण क्या हो रहा है कि एक महंगा इलाज जो लगभग 18 से 30 लाख का आता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो सब संभव नहीं है सबके घर में कि वो कर सकेंगे। इसके कारण लोग मर रहे हैं। लेकिन सरकार कब जागेगी, प्रशासन कब जागेगी पॉल्यूशन को लेकर के, ये समय बताएगा। हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन पेशेंट और ग्रामीण हैं, कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। आपका घर कहाँ है? रायपुर में सर। अच्छा, ये और थोड़ा आगे, एक बात बताइए मेरे को
कि आपके गांव में क्या कैसा स्थिति है? लोग बीमार हैं, ग्रसित है बीमारी से, या फिर जल का पानी गंदा है, ऐसा कुछ है? पानी गंदा है जी? पानी सब तो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, पहले जैसा आप देखने को नहीं मिल रहा है। पोल्यूशन से बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है। बीमारी तो ये है, यहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं है। आप लोग की भी जमीन गई है यहाँ पे? हम लोग का जमीन तो नहीं गया है, हम लोग का उधर है नीचे तरफ, और भाई लोगों का गया है। सिर्फ प्रदूषण से आप त्रस्त हैं? हाँ, प्रदूषण से बहुत ज़्यादा हम लोग ग्रसित हैं। गांव के लोग और गांव का भी वही स्थिति है। आप आइए, थोड़ा बताइए, आप किस गांव के हैं? रतनपुर। रतनपुर क्या है रतनपुर की स्थिति, क्या है स्थिति? तो सर बहुत गंभीर है, क्या कि यहाँ की प्रदूषण के चलते हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है, बीमारी बहुत आदमी पड़ा है। एक तो मेरा यहाँ जौन भी गया है, तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। यही स्थिति है सुनील, यही स्थिति है। देखिए एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं। एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं अमित जी। छोटी इन लोगों को जब हम सुन रहे हैं तो बातें अक्षरशः वही आ रही हैं जो उतने देर से आप बोल रहे हैं, और बात फिर वहीं पर आ जा रही है कि आखिर होना क्या चाहिए। भाई होना तो यह चाहिए कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स, जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, जैसे जो धुआं निकल रहा है कंपनी से, जो पानी निकल रहा है कंपनी से, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक सरकारी सिस्टम इसके लिए, उस सिस्टम को लगातार, उसका काम ही है ये। भाई प्रदूषण नियंत्रण का काम क्या है? एसी कमरे में बैठ करके सोना थोड़ी है। उसका काम है कि जाकर के चेक करें कि भाई कितना प्रदूषण हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जो नियम कानून बने हुए उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब सारंडा की हम बात कर रहे थे, वहां के लोगों को, जो कंपनियां वहां पर एस्टेब्लिश हैं, उन्होंने वहां के लोगों को वो सुविधा दी है कि नहीं दी है, देखना किसका काम है। अमित जी, मैं बता दूं भारती जी कि जो भी कंपनियां आती हैं वो सिर्फ अपना लाभ देखती हैं। जो उनको करना चाहिए प्रदूषण रोकने के लिए, वो 100% काम वो नहीं करती। दिखावे के लिए कुछ काम, फिल्टर लगा दिए, कुछ कर दिए। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं रांची का। पिछले महीने 500 लोगों का यहाँ पर जांच हुआ, 500 लोगों की जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगा के जांच के, जिसमें 250 लोग टीबी पेशेंट मिले। ये एक भयावह आंकड़ा रांची जैसे शहर में है। 500 में से 250 लोग, और 250 का सैंपल अभी जांच के लिए भेजा गया। सारंडा क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, अस्पताल जाते हैं, उसमें 70% लोग श्वास की बीमारी से संक्रमित होते हैं। 70%। चर्म रोग 30% में है, पेट की बीमारी, चर्म रोग और तमाम तरह की बीमारियां। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से है। हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है। अब तो जैसे स्थानीय लोग खुल के बोलने लगे हैं कि हमारा जो आसपास के जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वो काले दिखने लगे हैं, लाल दिखने लगे हैं। उस पे पोल्यूशन का एक परत चढ़ गया है। जो आयरन ओर की जो खदान है, उसके आसपास पेड़ दिखने लायक स्थिति में नहीं है। जो हरे पेड़ दिखते थे वो हरे नहीं रह गए, वो लाल हो गए एक तरीके से। स्थिति प्रदूषण की ऐसी होती जा रही है कि अगर तत्काल इस पे मतलब कंट्रोल नहीं किया गया, प्रदूषण पर, तीनों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दोनों पर तत्काल सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया, तो आने वाले समय में झारखंड के कई इलाकों में लोग सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से मरेंगे, सिर्फ और सिर्फ। और छोटे स्तर के लोग हैं इसमें ज्यादा बीमार पड़ने वाले, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जो माइंस में, इन कारखानों में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। वो देखने की चीज है। झारखंड के मूलवासी, झारखंड के जो आदिवासी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दी है, वो संक्रमित हो रहे हैं। सबसे गंभीर विषय मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने की कई योजनाओं पे काम करना शुरू किया है। ई रिक्शा चलाना, सामूहिक वाहन चलाना, जैसे बस में जाएं, कम गाड़ियां चलें, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए, तमाम एक्सरसाइज हो रहे हैं। लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी स्थानीय लोग जैसा बता रहे थे कि नालों में लाल पानी बह रहा है। नाले का पानी और तालाब का पानी, नदी का पानी, कोई डिफरेंस ही नहीं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ऐसे में लोग कहां के पानी का इस्तेमाल करेंगे, कहां? मात्र झारखंड में टैप वाटर मिलने वालों की संख्या 2% है, 10% है। बाकी लोग चापानल, कुआं, चुआ इसी पर आधारित है। आज एक भी कुआं, चुआ सारंडा क्षेत्र में आप जाइएगा, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में जाइएगा, तो आपको आयरन फ्लोराइड वहां मिलना ही मिलना है, अत्यधिक मात्रा में।
आखिरी 2 मिनट हमारे पास है, 2-3 मिनट है हमारे पास। सुनील, जिस शख्स से आपने सबसे पहले बात की थी, वो शख्स मैं देख रहा हूं आपके बगल में खड़े हैं। देखिए, झारखंड की करोड़ों करोड़ जनता उनको सुन रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि झारखंड सरकार भी उनको सुन रही होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में बैठी सरकार भी उनको सुन रही होगी। एक आम झारखंडी वो शख्स है। जब वो शख्स बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा दर्द बयां कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं वो झारखंड सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं वो सरकार से, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो झारखंड से? एक बार पूछिए उनसे। मैं आपको बता दूं, अभी एक दिन कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक चंदुका मिनरल से खबर दिखाई थी, बहुत प्रमुखता से दिखाई थी। उसकी स्टिंग हम लोगों ने की थी। आपको मैं बता दूं, उसमें एक ऐसा पाउडर बनाया जाता था जिस पाउडर में काम करने वाले व्यक्ति 5 साल भी ठीक से जीवित नहीं रह सकते हैं। उस स्थिति में सारे उस कंपनी में गलत ही धंधे पाए गए, गलत ही कारनामे पाए गए, कोई सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे। यहाँ तक कि जो मजदूर थे वो फटे पुराने कपड़े अपने नाक में बांध कर, फटे पुराने पैर में कपड़े बांध करके, हाथ में कुछ कुछ पहन करके काम कर रहे थे। कपड़े का एक मोजा टाइप का मोजा हाथ में पहन के काम कर रहे थे। और उसके बाद अगर कोई कंपनी के वर्कर उस मालिक से कुछ मांग कर दी तो उसके दम तक पिटाई भी की जाती कंपनी मालिक के द्वारा। ये हमने हकीकत बखूबी दिखाई थी अपने न्यूज 11 के माध्यम से। उस कंपनी में जांच ही बैठी, सब गलत भी पाई गई, लेकिन आज ढाक के 3 पात उसमें 12-12 साल के मजदूर मिले काम करने वाले। कुछ मजदूर भाग गए प्रशासनिक अधिकारी के सामने। अवैध पत्थर मिले, जिस पाउडर को बनाकर शारीरिक इतनी हानि पहुंचती है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है, जिसको प्रमाणित किया गया, बिल्कुल साबित हुआ उसमें आगे भी हम दिखाएंगे। आदमी काम करे तो आदमी मर जाएगा। ये वादा है हमारा कि हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन एक बार आप उनसे पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं, सरकार को क्या मांग करते हैं। एक बार छोटी सी उनसे बातचीत हो जाए ताकि हमारा आखिरी 1 मिनट उनकी बात सरकार तक पहुंच जाए। एक बात बताइए कि आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं? मैं सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो जमीन लेकर प्लांट बैठाई गई है, उससे सर्वप्रथम उस जमीनदाता को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना चाहिए। साथ में पॉल्यूशन संबंधी जो भी इस तरह का समस्या है, उस समस्या को सीएसआर एक्टिविटीज गांव-गांव में, घर-घर में कंपनी प्रबंधन को कर्ज करना चाहिए। दूसरी है, यहाँ जो पोल्यूशन की बात है, उस पोल्यूशन को जैसे नाला हुआ, तालाब हुआ, पेयजल कुआं हुआ, सिंचाई कूप हुआ, वो सीधे तौर से कंपनी प्रबंधन ने जो केमिकल कंपनी परिसर के अंदर का जो पानी है वो सर्कुलिंग करवा करके बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली है। समय का तकाजा ये कहता है सुनील, समय का तकाजा ये कहता है कि फिलहाल हमें विदा लेना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, और इस शख्स का सबसे ज्यादा शुक्रिया जिन्होंने आईना दिखाया है पूरे सिस्टम को। और मैं यकीन दिला रहा हूं, देखिए चंदुका मिनरल्स की आप बात कर रहे हैं ना, चंदुका मिनरल से जुड़ा एक और बहुत बड़ा खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं सुनील, आप ही के थ्रू करने वाले हैं और बहुत जल्द करने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार करना है दर्शकों को। हम एक और ऐसी खबर दिखाने वाले हैं उससे जुड़ी कि दर्शक जो हैं उनका मुंह खुला रह जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका, सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया सुनील, और आपके साथ तमाम लोग जो जुड़े हैं उनका। विजय साव का बहुत शुक्रिया, जो स्थानीय वहां के रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई। देखिए, बात झारखंड की है, बात झारखंडियों की है, बात उस मूल अधिकार की है जो संविधान हमें देता है, खाना पीना, सांस लेना, पढ़ना, सड़क। लेकिन बात पूरे देश की भी है कि आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो ये देखेगा कि भाई ये जो मूल अधिकार हैं, ये मूल अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ये जो हवा हम अंदर ले रहे हैं, क्या ये हवा सांस लेने लायक है या नहीं है? कोई तो देखने वाला होना चाहिए। जागो प्रभु जागो, इस सिस्टम को जगना होगा। सबको अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के तो भाई जो आम आदमी जो वहां पर फरियाद कर रहा है वो कुछ उम्मीद के साथ ही फरियाद कर रहा है, उसे तभी तो उसका अधिकार मिलेगा।
नीलांचल तो एक्सटेंशन कर लेगी, प्रदूषण नियंत्रण उसे एनओसी भी दे देगा कि ना सब लोग खुश हैं, लेकिन धरातल पर क्या चल रहा है ये देखना बेहद जरूरी है। और उसी धरातल की तस्वीर मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। फिर से मिलेंगे, डंके की चोट पर ही होगी बातचीत। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।